हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टॉपर्स मंत्रा। आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और वो हिस्ट्री के अंदर अपना थर्ड इम्पॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। आज हम जानेंगे सबसे पहले भूमंडलीकृत विश्व किसे कहते हैं और ये किस प्रकार से बनता जा रहा है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हम ये समझेंगे कि भाई भूमंडलीकृत का मीनिंग क्या होता है, इसको कहते हैं किसे। तो आप सभी ध्यान रखना, आपके पेपर में भूमंडलीकृत या फिर आपके पेपर में वैश्वीकृत लिखा आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसका मीनिंग सेम ही होता है। भूमंडलीकृत या वैश्वीकृत का मतलब ये है कि विश्व के जो देश हैं आज अपनी सीमाओं को भुलाकर एक दूसरे को सहयोग करने के लिए, व्यापार करने के लिए काफ़ी आगे आ रहे हैं। यानी जो उनके बीच में बंदिशें थी, जो उनके बीच में रुकावटें थी, वो रुकावटें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो इसे ही हम भूमंडलीकृत विश्व के रूप में समझ सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि इसे ही वैश्वीकृत राजनीति भी कहते हैं। तो भाई सबसे पहले आपके पेपर में वैश्वीकृत दुनिया का निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है। तो मैंने बताया आपको वैश्वीकृत का मतलब क्या है, विश्व के देशों का आपस में जुड़ाव बढ़ना। हम सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं कि विश्व के देशों का आपसी जुड़ाव ये क्या कहलाता है, आपका भूमंडलीकृत या वैश्वीकृत कहलाता है। और इसका एक लंबा इतिहास रहा है। क्यों इतिहास लंबा रहा है? क्योंकि विश्व का जो व्यापार है इसके बढ़ने से सभी देश एक दूसरे के सहयोग में आ चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विश्व में अपने देशों को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं। प्रवास करना, माइग्रेट करना, मतलब अपने देश को छोड़कर किसी दूसरी जगहों पर जाकर बसना। ऐसे तो प्रवास सिंपल सा ये होता है कि एक स्थान से छोड़कर हम क्या करते हैं, किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं। तो ये क्या कहलाता है, आपका प्रवास कहलाता है। यहाँ पर लेकिन हम देख रहे हैं वैश्वीकृत विश्व में बनने का मतलब यह है कि व्यापार के थ्रू बहुत सारी कंपनी एक देश से दूसरे देश में जा रही है। बहुत सारे मजदूर जो हैं वो रोजगार के सिलसिले में एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं काम की तलाश में। और काफी बड़े पैमाने पर पूंजी की आवाजाही हो रही है। पूंजी की आवाजाही का मतलब यह है कि जब कोई व्यापारी अपनी कंपनी को एक देश से दूसरे देश में ले जाता है, जैसे हमारे देश में अमेरिका की कोई कंपनी आती है तो उस कंपनी के साथ साथ हमारे देश में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है जिससे पूंजी का आदान प्रदान होता है। इसके अलावा आप ये भी सोच सकते हो कि जो मजदूर एक देश से दूसरे देश कमाने जाते हैं तो वहाँ पर जो कुछ भी उनको सैलरी के रूप में मिलता है तो उसे वो अपने परिवार को वापस भेजते हैं। तो इससे हम देखते हैं पूंजी, यानी पूंजी का मतलब कैपिटल, यानी पैसे का, रुपयों का, हम ये इस रूप में इसको समझ सकते हैं। करेंसी का आदान प्रदान होता है। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि विश्व में जिस देश के पास में जितना अधिक विदेशी निवेश होता है, विदेशी निवेश जितना अधिक होता है वो देश की अर्थव्यवस्था उतनी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तो आज हम देख रहे हैं विश्व के सभी देश एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? तो विश्व का व्यापार काफी बढ़ रहा है, देशों के बीच में आपसी सहयोग जो है, आपसी सहयोग इसमें वृद्धि हो रही है। और साथ ही साथ आपसी सहयोग के साथ साथ बहुत सारे मजदूर जो है एक देश से दूसरे देश में काम करने के लिए जा रहे हैं। इससे पूंजी, व्यक्ति, वस्तु का एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान हो रहा है। और आज हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा में हम देख रहे हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। जैसे आप ये मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, मैं इस कंप्यूटर से आप सभी के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली हमारे देश में बिक रहा है, लेकिन इसका मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में हुआ है या नहीं, और इसकी जो कंपनी का जो ऑनरशिप है ये हमारी कंट्री के पास है या नहीं, हम इस रूप से भी देख सकते हैं कि विश्व में आज ज़रूरतों के हिसाब से भी सभी देश एक दूसरे के सहयोग में आगे निकल के आ रही है। हम ये कुछ बात पे भी ध्यान देंगे। हम इसमें उन सभी चरणों को समझने की कोशिश करेंगे जिसके ज़रिए हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व जो है वो एक दूसरे से क्लोज आता जा रहा है। तो अब आपके मन में बात आ गई होगी कि भाई ये चैप्टर तो केवल दो ही बातों के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है, एक तो व्यापार के ऊपर और दूसरा हमारा आपसी सहयोग के ऊपर। इन दो चीज़ों के ऊपर हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये डिपेंड कर रहा है। और इसके साथ साथ हम इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि विश्व में जो व्यापार है ये केवल 19वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ है।
विश्व में जो व्यापार है वो प्राचीन काल से ही हुआ है। आप जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा या फिर आपको ध्यान हो, आज जैसे सन 2024 चल रहा है, तो एक समय ऐसा आया होगा सन 2023 होगा, 2022 होगा, सन 2000 भी होगा, सन 1500 भी होगा, सन 1000 भी होगा, सन 0 भी होगा। एक समय ऐसा आया होगा 0 होगा। और इससे भी पहले, इससे भी अगर हम बात करें तो 2500 साल पहले एक सभ्यता थी भारत के अंदर, इसे हम बोल देते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता का भी जो व्यापार था ये हमारे देश से नहीं, बल्कि देखो मेसोपोटामिया, ये इराक के पास है, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के अलावा आपका यमन और मिस्र, यानी जो नील की सभ्यता थी वहां पर, उन सभ्यताओं से भी बहुत ज्यादा व्यापार हुआ करता था। इससे पता चलता है कि आपसी सहयोग, बिना सहयोग के व्यापार तो होगा नहीं। तो आपसी सहयोग और व्यापार कोई आज की प्रक्रिया नहीं, ये काफी पुरानी प्राचीन काल से ही चली आ रही है। तो प्राचीन काल से ही व्यापार की प्रक्रिया है। हम कह सकते हैं प्राचीन काल में बहुत सारे यात्री हमारे देश में आए, बहुत सारे व्यापारी भी आए, बहुत सारे पुजारी भी आए। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप सबने मेगास्थनीज के बारे में सुना होगा शायद, मेगास्थनीज। अगर आपने नहीं सुना है तो आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मेगास्थनीज जो है एक यूनानी एम्बेसडर था, यूनानी एक दूत था, और ये भारत के अंदर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और बेसिकली ये जब भारत के अंदर आया तो ये एक एम्बेसडर, दूत बन के आया था। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हवीन सांग, फाहियान, तारानाथ, तारानाथ, ये वो सभी धार्मिक लोग हैं जो भारत में बुद्ध धर्म, कौन से धर्म, बुद्ध धर्म की धार्मिक यात्रा करने के लिए आए थे। तो बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए भी आए। और प्राचीन काल से ही देश विदेश में लोगों का आना जाना बिल्कुल होता था। हालांकि ये आना जाना जो था आज के ज़माने में, आज देखो हमारे पास में एक तो सड़क परिवहन यानी लैंड ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है और एयर ट्रांसपोर्ट है। हमारे पास में स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन भी है। लेकिन उस समय अधिकतर लोग जो है वो सड़क परिवहन से ही जाते थे। हमारा सड़क परिवहन जो था वो ज़्यादा प्रचलित था, ये आपको याद रखना है। बेसिकली वो लोग क्या करते थे, अपने साथ कुछ सामान लाते थे, पैसा लाते थे, कुछ मूल्यवान चीज़ लाते थे। हो सकता है कई लोग अपने तरफ से कुछ कौशल लेकर आए, बहुत सारे लोग एक नए नए विचार लेकर आए। ऐसे आप और आगे पढ़ोगे, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देखोगे कि भारत के अंदर 11वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में और 17वीं शताब्दी में अलग अलग विद्वान आए। 11वीं शताब्दी में आप सभी देखोगे अल बिरूनी नाम का विद्वान आया था, तो वो अपने साथ नए विचार लेकर आया। इस समय इब्न बतूता आया था, तो वो जब आप 12वीं क्लास में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। और इस समय आपका फ्रांसुआ बर्नियर लेकर आया था, बर्नियर ये आया था। तो ये अपने साथ नए नए विचारों को लेकर आए, ध्यान रखना आप सभी को। और बहुत सारे नए नए आविष्कार भी हमारे देश में आए। और इसी के साथ साथ जब बाहरी लोग हमारे साथ व्यापार करने लगे तो बहुत सारी बीमारियां भी फैली। जैसे आपने ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में पढ़ा होगा कि अफ्रीका से किस प्रकार यूरोप के अंदर प्लेग नाम की चूहों से फैलने वाली जो बीमारी है वो फैलने लगी थी। हमने ये देखा कि भाई देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सिंधु घाटी की सभ्यता, ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसे ही हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई थी, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कह देते हैं हम। तो उस समय एक एशिया के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिनके साथ हमारा व्यापार होता था। ऐसे ही चीन का जो व्यापार था वो पश्चिमी यूरोप के साथ होता, यूरोप के साथ, जो यूरोप नाम की आपका कॉन्टिनेंट या महाद्वीप है, यूरोप के बेसिकली रोम और यूनान के साथ व्यापार होता था। और ये व्यापार भी किस चीज़ का होता था, रेशम का व्यापार होता था। इसीलिए जो व्यापारी यूनान से चीन की तरफ आते थे, जिस रास्ते थे, इस रास्ते का नाम ही रख दिया रेशम मार्ग, क्योंकि इस मार्ग का जो उपयोग करते थे वो रेशम के व्यापार के लिए करते थे, इसीलिए रेशम मार्ग नाम पड़ गया। इसके अलावा आप सभी को पता है कि भारत की खोज, अमेरिका की खोज, उसमें भी बहुत सारे यात्री थे। जैसे आपने कोलंबस का नाम सुना होगा, वास्को ड गामा का नाम सुना होगा। ये सब वो समुद्री यात्री थे जिन्होंने भारत तथा अमेरिका की खोज में निकले हुए थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो आपसी सहयोग या व्यापार का जो प्रचलन था ये कोई नई प्रक्रिया नहीं थी। जैसे यहाँ पर मैंने बीमारियों के बारे में, रोगाणुओं के बारे में बताया, तो देखो आपके 7th पॉइंट में बताया भी गया है कि यूरोपीय विजेता अमेरिका में चेचक नाम, अमेरिका के अंदर यूरोप के जो लोग हैं अमेरिका में चेचक नाम की बीमारी ले गए।
और एक बार प्रस्तुत किए जाने के बाद में महाद्वीप पर गहरे पर, यानी एक बार ही पूरी तरीके से फैल गया। जैसे आज आपने कोविड के बारे में देखा है कि किस तरीके से चीन के वुहान शहर से स्टार्ट हुआ था और ये और पूरे देश में किस प्रकार से फैल गया। अब हम वैश्वीकरण के अंदर या फिर हम वैश्वीकृत विश्व के अंदर ही देखते हैं 19वीं शताब्दी। देखो 19वीं शताब्दी जो है, 19वीं शताब्दी का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और जब भी आप किसी एक शताब्दी की बात करते हो तो इसका मतलब होता है 100 वर्ष। शताब्दी मीन्स सेंचुरी, और ये 100 वर्ष की होती है। जब बात हो रही है 19वीं शताब्दी की तो मतलब सन 1800 से 1900 के बीच की बात हो रही है। जब हम कहेंगे 20वीं शताब्दी तो आपको याद रखना है उस समय बात होगी सन 1900 से 2000 के बीच। तो ये जो 20 शब्द है ये लास्ट में देखने को मिलेगा, जो 19 शब्द है ये लास्ट में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर आपसे कोई कह रहा है 17वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, तो इसका मतलब क्या होगा, सन 1600 से 1700 के बीच की बात हो रही है, इसको कहेंगे हम 17वीं शताब्दी। तो 19वीं शताब्दी के बीच में हम देखते हैं कि भाई विश्व का जो व्यापार था, विश्व का व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया, व्यापार में वृद्धि हो गई। आप सभी को पता है कि भाई विश्व के व्यापार में वृद्धि क्यों हो गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने अधिकतर क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लिया था, और अंग्रेज बेसिकली व्यापारी थे। ये हर देश से केवल उस देश से फायदे वाली चीज लेते थे और विश्व में बेचकर उससे अधिक से अधिक लाभ कमाते थे। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास होने लगा, क्योंकि अंग्रेज जैसे भारत में भी आए या और जगहों पर भी आए तो उन्होंने नई नई कर व्यवस्था लागू की कि भाई आपसे हम टैक्स लेंगे और उस अनाज को बेचते थे विश्व व्यापार के लिहाजे से। ब्रिटिश की मांग को पूरा करने के लिए रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में खाद्य उत्पादन का विस्तार हुआ। अब ये बोलोगे खाद्य उत्पादन का मतलब क्या है, जो कृषि का उत्पादन है, कृषि का उत्पादन जो है इसमें वृद्धि हुई। कृषि का उत्पादन मतलब कृषि में वृद्धि हुई। अब कृषि में वृद्धि कैसे हुई, तो जो हमारे वन या जंगल थे उन जंगलों को काट कर उन्हें साफ करके उसे खेती लायक भूमि बनाया गया। ब्रिटिश में कई सारे कॉर्न लॉ लागू कर दिए। कॉर्न लॉ का मतलब यह मक्के के कानून थे। उद्योगपति शहर में निवास करने वाले लोगों को कॉर्न लॉ को खत्म करने के लिए मजबूर किया गया। तो हम देखते हैं कि वहां पर व्यापार के लिहाजे से अमेरिका के अंदर, ब्रिटेन के अंदर नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, कई सारे कानून को खत्म किया जा रहा है। इसके अलावा जो है इसी समय 19वीं शताब्दी में बहुत सारी क्या है, परिवहन सेवा का विकास हुआ। परिवहन सेवा का क्या हुआ, विकास हुआ। तो इस परिवहन सेवा के विकास से फायदा ये मिला कि विश्व का व्यापार जो है वो तेजी से बढ़ने लगा। टेक्नोलॉजी जैसे रेलवे, स्टीमशिप, टेलीग्राफ विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। एक जगह से दूसरी जगह एक तो वस्तुओं को लाने ले जाने में और साथ ही साथ में सूचनाओं को भी एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। यूरोप ने अफ्रीका और एशिया में उपनिवेश जीत लिए, यानी इन क्षेत्रों को जीत लिया, अफ्रीका के और एशिया के। किसने, यूरोपियन ने। यूरोप के अंदर कौन कौन लोग थे जो अलग अलग क्षेत्रों को जीत रहे थे, तो आपको याद रखना है, ऐसे अंग्रेज थे, ब्रिटिश लोग, ये अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी के बाद में आपको याद रखना है पुर्तगाली थे। ऐसे आपके डच, स्पेनिश ऐसे अलग अलग तरह के लोग थे यूरोपियंस, जिन्होंने विश्व के अलग अलग क्षेत्रों को क्या किया, जीतना शुरू कर दिया। अब ऐसे ही दो विश्व युद्ध के बीच में भी उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा। आपको बताया होना चाहिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया और दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया। यह है हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट, और जो नीचे है ये आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ईयर है। डेट तो इसकी कुछ और ही है। डेट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका 28 जुलाई जुड़ जाएगा। 11 नवंबर को खत्म हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ये देखें तो हम 1 सितंबर को शुरू हुआ था और 2 सितंबर को खत्म हुआ था। हालांकि इतना डीप नहीं पूछेगा। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता में बदल दिया। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उसमें पहले अमेरिका दूसरे देशों से कर्ज ले रखा था इस 1914 के टाइम पे, लेकिन उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतने हथियार बनाकर बेचे अमेरिका ने, इतने हथियार 1918 में 4 सालों के अंदर ही इतना हो गया कि अमेरिका पहले दूसरों से कर्जा मांगता था, अब अमेरिका दूसरों को कर्जा देने लगा, इसने इतने हथियार बेचे। और यूरोप में गेहूं का उत्पादन कम हुआ, लेकिन कनाडा और अमेरिका में क्या हुआ कि भाई उत्पादन बढ़ गया। कहाँ पर उत्पादन बढ़ा, विश्व युद्ध के दौरान। क्योंकि आपको पता है यूरोप में उत्पादन कम क्यों हुआ, क्योंकि यूरोप की ज्यादातर कंट्री वर्ल्ड वॉर में
मौजूद थी या संलग्न थी या युद्ध कर रही थी, आप ये कह सकते हो। बड़े पैमाने पर उत्पादन और खपत का उदय हुआ। युद्ध के समय ध्यान रखना है, हर चीज का उत्पादन और खपत ज्यादा होता है क्योंकि वस्तु बहुत ज्यादा बर्बाद होती है। बर्बाद होने के कारण बहुत ज्यादा उत्पादन और खपत होने लगा। और इसके बाद में 1929 में आर्थिक महामंदी आई। या आर्थिक महामंदी पता है क्यों आई थी? मैं आपको इन शॉर्ट में बिल्कुल बता देता हूँ कि जब पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 हुआ, तो अभी आपको मैंने एक बात बताया कि युद्ध के दौरान हर एक वस्तु की उत्पादन ज्यादा की जाती है और उसकी खपत भी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वस्तु बर्बाद होता है। लेकिन एक बार जब कोई फैक्ट्री लग जाती है और उत्पादन करती है तो उत्पादन लगातार करती रहती है। और यही हुआ कि 1918 में जब युद्ध खत्म हो गया तो उसके बाद में उत्पादन लगातार जारी रहा। 1929 आते आते एक स्थिति आ गई कि पूरे बाजार में वस्तु खत्म ही नहीं हो रही क्योंकि वस्तु बर्बाद नहीं हो रहे थे, इसलिए खत्म कम हो रहे हैं और उत्पादन मार्केट में पूरा हुआ पड़ा है, फैक्ट्री पूरी भरी पड़ी है, दुकानें पूरी भरी पड़ी है, लेकिन वस्तु बिक नहीं रही है। वस्तु क्यों नहीं बिक रही? क्योंकि क्रय शक्ति लोगों की खत्म हो गई। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप सबने कोविड का टाइम देखा होगा। कोविड से पहले हमारे देश में चीजें सस्ती थी, लेकिन कोविड के बाद में आम जरूरतों की चीजें वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई। इसका रीजन यही है कि जब भी कोई ऐसी स्थिति होती है युद्ध की, महामारी की, तो उसके बाद देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। सरकारें जो होती हैं वो वस्तु की कीमत बढ़ा देती है क्योंकि सरकार के खर्च भी बढ़ जाते हैं और ऐसे में हमें महंगाई देखने को मिलती है और महंगाई की वजह से विश्व स्तर पर क्या आ गई थी? आर्थिक महामंदी आ गई थी। भारत का निर्यात गिर गया और आयात भी गिर गया। किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और साथ ही साथ जो औद्योगिक क्षेत्र था हमारा वो बढ़ गया। उद्योग मतलब फैक्ट्री वगैरह बढ़ गई। युद्ध के बाद क्या हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की शक्ति के रूप में उभरे। ध्यान रखना है 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और दूसरे विश्व युद्ध के बाद में एक तो यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और दूसरा आपका सोवियत संघ जिसे हम यूएसएसआर बोलते हैं, इसकी हिंदी में बोलते हैं समाजवादी सोवियत गणराज्य। आप सभी को याद रखना है, पूरा नाम इसका ही है। विश्व में दो शक्ति बची, पहले नंबर पर ये और दूसरे नंबर पर ये। जो दूसरी महाशक्ति है ये भी 1991 में पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, तो पूरी दुनिया में केवल अमेरिका ही एकमात्र शक्ति बचती है। इसके अलावा ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुए। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन क्यों हुए? क्योंकि 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ, आपने देखा जापान के जो दो शहर थे, जापान के दो शहर, एक का नाम हिरोशिमा और दूसरे का नाम नागासाकी, इन दोनों पर परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया और वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। युद्ध में उसने मना कर दिया कि मैं युद्ध में शामिल नहीं हूँ और इसके बाद में हमने देखा हर एक देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी। तो जो मित्र राष्ट्र थे, युद्ध जो जीते थे मित्र राष्ट्र सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उन देशों ने चाहा कि यार हमें पूरी दुनिया में दोबारा ऐसी व्यवस्था कायम करनी है ताकि जिन देशों का व्यापार बिल्कुल खराब हो गया वो देश भी व्यापार कर सके। तो इसके लिए उन्होंने एक संस्था बनाई थी, इसे ब्रिटेन वुड्स संस्था कहा गया और उसी में मीटिंग हो रही थी, उसी में सम्मेलन चल रहा था। उसमें तीन संस्थाओं को बनाया जा रहा था। एक आईएमएफ जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा आपका आ जाता है वर्ल्ड बैंक जिसे बोलते हैं हम विश्व बैंक, और तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है आपका आईटी। इन दोनों संस्थाओं को तो पास कर दिया अमेरिका की सीनेट ने, लेकिन इसे पास नहीं किया, आईटीओ को पास नहीं किया और इसमें कई सारे परिवर्तन किए गए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे पेपर में आ जाए कि ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के तहत कितनी संस्थाओं का निर्माण किया गया। तो पहली संस्था आईएमएफ, दूसरी डब्ल्यूबी और तीसरी आईटीओ। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे एशिया के देशों ने और अफ्रीका के देशों ने क्या किया? अपनी आज़ादी की घोषणा करी। आपको पता है 1945 के बाद ही भारत, एक एग्जांपल ले लो 1947, तो 45 के बाद ही तो, क्योंकि अंग्रेज जो थे युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गए थे, केवल दो ही ताकतवर देश बचे, एक तो अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, इसीलिए अंग्रेजों को भारत को आज़ादी देनी पड़ी। आप सभी को याद रखना है। और अफ्रीका में भी बहुत सारे देश इसी समय लगभग आज़ाद होते हैं और इसी के बाद में आगे चलकर G77 का गठन किया गया। आपको ध्यान रखना है G7 के बारे में, G20 के बारे में और G77 के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये विकसित देशों का समूह है, सिर्फ किसका देश? विकसित देशों का। G20 विकसित प्लस विकासशील, विकासशील। और जो थर्ड है ये, इसमें हम देखेंगे विकासशील प्लस अल्प विकसित। ये सभी के सभी देश इसके अंदर शामिल है। तो ये तीन तरीके के संगठन है। केवल विकसित देश डेवलप्ड कंट्री है और ये डेवलप्ड प्लस अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है, और ये कंट्रीज ऐसी है जो अंडर डेवलपिंग के साथ साथ जो अल्प विकसित है, यानी जिनका माइनर डेवलपमेंट हुआ है, बहुत कम डेवलपमेंट हुआ है। आपको याद रखना है। तो ये सर्कमस्टांसेस थे। भूमंडलीकरण क्या होता है? भूमंडलीकरण को हम बोलते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण को हम क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण। आप सभी को याद रखना है।
भूमंडलीकरण को ही हम बोलते हैं वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक, धार्मिक रूप से देश दुनिया जो है वो एकीकृत होती जा रही है। विश्व का व्यापार एकीकृत हो रहा है, यानी आज विश्व व्यापार में हम देख रहे हैं अमेरिका का डॉलर की प्राथमिकता बढ़ रही है। आज अमेरिका का वेस्टर्न कल्चर पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा है। अमेरिका की राजनीति विश्व में पूरी तरीके से हावी हो रही है। तो आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या भूमंडलीकरण का मतलब अमेरिका से? ये नहीं। भूमंडलीकरण का मतलब हर एक देश जो अपनी सीमाओं को पार कर कर, जिसमें इतनी ताकत है, वो दूसरे देशों की राजनीति में, अर्थव्यवस्था में, उनके वहाँ पर फैसलों में भी अपनी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि उन देशों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, संसाधन है, इसीलिए सारे के सारे क्या कर रहे हैं, उन देशों का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। जैसे भूमंडलीकरण है, भारत है, भारत में हम देखते हैं, हम अपने पूरे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं जिनका हम बहुत कम उत्पादन करते हैं, लेकिन तब भी हमारे देश में यूज़ होता है। तो भूमंडलीकरण के आने से हम भूमंडलीकरण को या वैश्वीकरण को हम प्रवाह के रूप में भी देख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, भूमंडलीकरण का अर्थ जो है वो प्रवाह है। और हम कह सकते हैं व्यक्ति, सिंपल परिभाषा बताऊंगा आपको, व्यक्ति, वस्तु, पूंजी तथा ज्ञान का स्वतंत्र रूप से एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान करना, ये क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है या भूमंडलीकरण कहलाता है। ध्यान रखना है, वस्तु, सेवाओं, पूंजी और श्रम व्यापार का दुनिया भर में सूचनाओं का, शोध का आसानी से आदान प्रदान है, यही वैश्वीकरण कहलाता है। ये आप पेपर में लिख देना। रेशम मार्ग के बारे में बता दिया, तो इसे इंग्लिश में सिल्क रूट कहते हैं। और इसका इतिहास क्या है? तो ये है कि भाई 14वीं शताब्दी में चीन, भारत और अफ्रीका वगैरह, इटली वगैरह, ये सारे रास्ते जो है आपस में जुड़े हुए थे। और इस रास्ते में बेसिकली जो है रोम के जो लोग थे या यूनान के जो लोग थे, भाई चीन होते होते, या फिर आप ये कह सकते हो भारत, चीन, फारस, अरब, ग्रीस, इटली, ये सब भारत से क्या करते थे? व्यापार करते थे। इसके साथ आप ये कह सकते हो कि पूरे के पूरे जो यूरोप को अगर सिल्क प्रोवाइड किया जाता था भारी मात्रा में, रेशम का व्यापार इस मार्ग के थ्रू होता था, इसीलिए इसे सिल्क रूट करार दे दिया गया। कॉर्न लॉ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सरकार, यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम, यहाँ ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन को मक्का के आयात को प्रतिबंध करने की अनुमति देने वाला कानून आमतौर पर कॉर्न लॉ के रूप में जाना जाता है। यानी यूके की सरकार ने, आयात करने का मतलब होता है खरीदना, खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध मतलब रोक लगा दिया। क्यों रोक लगा दिया? ऐसे कानून बनाए गए कि उनको क्या नहीं करना, कॉर्न यानी जो मक्का है उसको आयात नहीं करना। इसके बाद में आपका रिंडर पेस्ट प्लेग, रिंडर या फिर बिबोनिक प्लेग भी बोल सकते हो। तो ये रिंडर पेस्ट प्लेग एक तेजी से फैलने वाली पशु प्लेग की बीमारी है, यानी पशु से महामारी। प्लेग का मतलब होता है क्या है? महामारी, जो एक व्यक्ति से या दूसरे में फैलता है। और ये अफ्रीका में 1880 के दशक में फैल गया था। ब्रिटेन वुड्स की संस्था, मैंने बताया था कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और विश्व बैंक, इन दो संस्थाओं को इनके थ्रू बनाया गया। और आपसे पूछा जाए कब बनाया गया, तो आप बोल देंगे दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, व्यापार बहुत ज्यादा जो थे चौपट हो गया था। इस वजह से आपसे कई बार गिरमिटिया श्रमिक या फिर गिरमिटिया मजदूर किसे बोलते हैं, तो ध्यान रखना है कि भाई अनुबंध के तहत, अनुबंध मतलब समझौता, अनुबंध का मतलब क्या होता है? समझौते के तहत एक बंधुआ मजदूर जो अपनी नियोक्ता मालिक के पास निश्चित समय के काम करने के लिए छोड़ देता है, या फिर आप कह सकते हो कि ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति से पैसे उधार लेता है और ये कहता है कि जब तक मैं 1 महीना, 2 महीना, 2 साल या जितना भी समय, उस समय तक आपके पास रहकर आपके सारे के सारे काम करूंगा, ऐसे मजदूरों को जो है गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। और एक निश्चित समय होता है इसके अंदर कि इतने समय के उसके बाद में उसको आज़ादी जो है वो लौटा दी जाती है। ऐसे मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। आप कह सकते हो बंधुआ मजदूर होते हैं ये। इसके अलावा श्रम प्रवाह, श्रम प्रवाह का मतलब क्या है कि जैसे आज हम देख रहे हैं हमारे देश से बहुत सारे लोग दुबई या सऊदी अरब वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं। तो काम की तलाश में नए क्षेत्रों की तरफ जब हम जाते हैं, एक ही क्षेत्र की तरफ ज़्यादातर जाते हैं, तो श्रम प्रवाह कहलाता है। अगला आपका होसे मतलब आपका त्रिनाद वार्षिक मुहर्रम जुलूस जो होसे कहलाता है। यानी आप कह सकते हो कि जो मुहर्रम का जुलूस होता है वो होसे कहलाता है। इमाम हुसैन के लिए, अब यहाँ पर इनके इमाम हुसैन है मुस्लिम में, उनके लिए किया जाता है ये।
और कहीं पर ये उत्सवी मेले के रूप में मनाया जाता है तो कहीं शौक के रूप में इसको मनाया जाता है। G77 का मतलब क्या है? ग्लोबल 7। और ध्यान रखना, ये विकासशील देशों द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था नियो की मांग करने वाला एक समूह था। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे अगर गुट निरपेक्षता द्वारा नियो की मांग की गई थी, और विकासशील देश यानी G77 है, ये नेम के सदस्य भी हैं। नियो का मतलब क्या है? एन का मतलब देखेंगे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ये था। या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है नई आर्थिक व्यवस्था की मांग की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि विकसित देश विकासशील देशों को या गरीब देशों को क्या किए? अपनी सस्ती टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें। अगला क्या है? वीटो क्या होता है? कि ऐसा कानून होता है जिसे प्रस्ताव को स्वीकार करना या अस्वीकार करना उनके पास पूरा अधिकार होता है। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक प्रकार का टैक्स होता है, यानी किसी देश द्वारा आयात अथवा निर्यात पर लगाया गया जो कर होता है वो टैरिफ कहलाता है। यानी फॉर एग्जांपल, आप एक व्यापारी हो, आप हमारे देश में सामान बेचना चाहते हो, तो आपको इसके लिए हमारे देश के अंदर टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा मैं इस देश का व्यापारी हूँ, मैं अपना सामान किसी बाहर जगह पर बेचना चाहता हूँ, तो इस जगह पर मेरी सरकार मुझ पर टैक्स लगा रही है। आयात या निर्यात के ऊपर लगने वाला जो टैक्स है वो टैरिफ कहलाता है। और ये बेसिकली प्रवेश बिंदु पर शुल्क लगाया जाता है। एक छोटे से रूप में अगर आप देखोगे तो इसको हम टोल टैक्स के रूप में समझ सकते हैं, जो कि अलग अलग जब आप बॉर्डर्स को पार करते हो तो उसके बाद आपको लगता है। विनिमय दर का मतलब, विनिमय का मतलब क्या होता है? बार्टर सिस्टम, जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। तो जैसे आप अपने चीजों को किसी को देते हो और दूसरे बदले में उनसे चीजें लेते हो, तो उनकी वैल्यू कितनी है? ये विनिमय दर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परियोजन के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं को जोड़ती है। मोटे तौर पर दो विनिमय दर होती है, एक निश्चित विनिमय दर और एक अस्थायी विनिमय दर। निश्चित विनिमय दर की बात करें जो सब मानते हैं जैसे डॉलर है, ये निश्चित विनिमय दर है। और हमारे अंतर्राज्य, जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरा अमेरिका से व्यापार है, तो मैं बोलूँ ले भाई रुपया, लाम भाई मुझको ये सामान दे दे, तो अमेरिका थोड़ी देगा, बोलेगा इस रुपये के क्या करूंगा मैं, ये रुपया तो हमारे देश में चलता नहीं। तो ऐसे समय में हम एक विनिमय दर करते हैं। विनिमय दर करने का मतलब है कि हम उसे देंगे अपनी करेंसी, लेकिन वहां से वो किस में कन्वर्ट होगा? वो कन्वर्ट माना जाएगा डॉलर में, और उसके हिसाब से हमको पेमेंट करनी होगी। अस्थायी विनिमय दर में ये मतलब होता है कि हमारा व्यापार कोई परमानेंट नहीं, वर्तमान समय के लिए हो रहा है, तो उस हिसाब से हम जो वस्तु की या सेवाओं की लेन देन करते हैं वो उस समय का विनिमय दर अस्थायी रूप से कहलाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन है 1 नंबर के, इसको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आपके जितने 5 नंबर के क्वेश्चन है उसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी हमारे साथ जरूर जुड़े।